किसी भी यूनिट सेल में हम परमाणु त्रिज्या का निर्धारण कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम देखते हैं आगे। किसी भी यूनिट सेल, मान लिया हमने एक यूनिट सेल है, हम यहाँ पर कौन सी यूनिट सेल बना रहे हैं? सिंपल यूनिट सेल, सरल घनीय एकक कोष्ठिका, जो पहला प्रकार हमने पढ़ा था एकक कोष्ठिका का। तो हम इस यहाँ पर पहले सबसे पहले किसके लिए लेंगे? सरल घनीय यूनिट सेल के लिए। किसके लिए लेंगे? सरल घनीय यूनिट सेल के लिए। तो हमारी ये सरल घनीय यूनिट सेल है, और सरल घनीय यूनिट सेल के लिए शर्त क्या होती है कि उसमें जो भी हमारे अणु परमाणु होते हैं वो कहाँ होते हैं? केवल और केवल कॉर्नर पर होते हैं। कहाँ होते हैं बच्चों? केवल और केवल कॉर्नर पर। केवल और केवल कहाँ होते हैं? कॉर्नर पर। तो मान लिया हमने इन दो कॉर्नर पर दो परमाणु उपस्थित हैं, और इन दोनों परमाणुओं की त्रिज्याएं क्या है? स्मॉल आर। कितनी कितनी है? स्मॉल आर। तो इन दोनों की परमाणु त्रिज्या स्मॉल आर, और इस पूरे की जो हमारी भुजा है, भुजा की लंबाई, यूनिट सेल की भुजा की लंबाई कितनी है? स्मॉल ए। इस यूनिट सेल की भुजा की लंबाई स्मॉल ए, और परमाणु की त्रिज्या, इस परमाणु की त्रिज्या आर स्मॉल आर, इसकी स्मॉल आर। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना यूनिट सेल की भुजा बराबर स्मॉल ए, यूनिट सेल की भुजा बराबर स्मॉल ए, और परमाणु की त्रिज्या बराबर स्मॉल आर। परमाणु की त्रिज्या बराबर स्मॉल आर। परमाणु की त्रिज्या बराबर स्मॉल आर। तो अब हम इन दोनों के बीच संबंध कैसे निकालते हैं? तो हम चित्र से देख सकते हैं कि जो हमारी स्मॉल ए भुजा है वो भुजा किसके बराबर है? यानी आर, इस वाले आर, और प्लस इस वाले आर, यानी दोनों त्रिज्याओं के योग के बराबर क्या है? हमारी भुजा की लंबाई। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए बराबर आर प्लस आर। क्या लिख सकते हैं? ए बराबर आर प्लस आर। तो ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं? आर, ए बराबर 2r, या फिर हम यहाँ लिख सकते हैं r बराबर a/2। तो हमारे इस प्रकार से एक ये संबंध निकल के आता है कि जो हमारी त्रिज्या होती है भुजा, जो हमारी त्रिज्या है वो a/2 होती है। किसकी? भुजा की। तो इस प्रकार से r बराबर a/2 हमारा एक संबंध निकल के आता है। किसके लिए? सरल घनीय यूनिट सेल के लिए। तो हम यहाँ पर एक चीज और ज्ञात कर सकते हैं, संकुलन क्षमता। क्या ज्ञात कर सकते हैं? संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता क्या होती है? संकुलन क्षमता, आपने संकुलन पढ़ा कि किसी भी पदार्थ में, किसी भी यूनिट सेल में अवयवी पदार्थों के, अवयवी कणों के द्वारा घेरा गया अधिक से अधिक स्थान संकुलन कहलाता है। जब यही संकुलन हम प्रतिशत में ज्ञात करते हैं, किसमें ज्ञात करते हैं? प्रतिशत में, तो वो क्या कहलाता है? संकुलन क्षमता। और संकुलन क्षमता को ज्ञात करने का सूत्र है परमाणु का आयतन, परमाणुओं का आयतन, परमाणुओं का आयतन बटे यूनिट सेल का आयतन, यूनिट सेल का आयतन। किसी भी यूनिट सेल की संकुलन क्षमता में ज्ञात करनी हो तो सूत्र होता है कि उसमें जितने भी परमाणु हैं उन सभी का आयतन बटे यूनिट सेल का आयतन। तो यहाँ हमने कौन सी यूनिट सेल? हमारी सरल घनीय एकक कोष्ठिका यूनिट, सरल घनीय यूनिट सेल। तो सरल घनीय यूनिट सेल में हमारे परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 1, क्योंकि सभी परमाणु कहाँ होते हैं? कोने पर स्थित होते हैं, और इनका योगदान कितना होता है? 1/8। तो इस प्रकार से सरल घनीय एकक कोष्ठिका हमारे परमाणु कितने निकल के आते हैं? 1। तो परमाणु की संख्या यहाँ पर कितनी है? 1। और एक परमाणु का आयतन कितना होता है? तो परमाणु हमारा कैसा हमने माना है? गोल। तो गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 πr3। और हमारा यूनिट सेल कैसी है? घन के आकार की, और इसकी भुजा क्या है? a। तो हमारा इसका a भुजा है, तो इसका आपने यहाँ से देखिए, इस वाले हमारी भुजा कितनी है? a, और a किसके बराबर है? 2r के। तो हमारा आयतन कितना निकलेगा इसका? यूनिट सेल का आयतन b बराबर भुजा क्यूब a3। हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2r3
और 2r³ बराबर 8r³, यानी हमारा वॉल्यूम यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना आएगा 8r³, क्योंकि b किसके बराबर है भुजा क्यूब के, भुजा किसके बराबर है 2r³ के, 2r³ तो 2r³ की वैल्यू कितनी होती है 8r³, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं 8r³। r से r³ से r³ कैंसिल हो गया, 4 से 8 कैंसिल हो गया, 2r, तो हमारा कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पर 5 × 100 रह गया, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई होगी क्योंकि हम परसेंटेज में ज्ञात कर रहे हैं ना, तो 100 से मल्टीप्लाई होगी इंटू 100, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी आएगी 5 × 100/6। इसको हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू रखेंगे 3.14 × 100/6 और आगे करें तो 314/6, अगर हम इसको काट दें तो हमारा आंसर कितना आएगा 52.36%। ये हमारी जो संकलन क्षमता आती है कितनी आती है, सरल घनीय एकक कोष्ठक की संकलन क्षमता 52.36%, यानी कि हमारी जो सरल एकक घोल कोष्ठिका होती है इसमें अणुओं के द्वारा या परमाणुओं के द्वारा घेरा गया कुल स्थान कितना होता है 52.36%। अगर यहीं पर प्रश्न एक और बनता है कि यहाँ पर रिक्ति की संख्या कितनी होगी, रिक्ति का कितना परसेंटेज होगा, तो 100 में से हम इसको घटा देंगे तो हमारा जो भी आएगा वो कितना आएगा, रिक्ति आएगी, क्या आएगी, रिक्ति। तो संकुलन क्षमता तो ये हो गई 52.36, अगर रिक्ति की संख्या पूछी जाए तो 100 में से 52.36 को आप माइनस कर दीजिए, अब हमारी रिक्ति की संख्या आ जाएगी, यानी कि रिक्त स्थान कितना है, तो 100 - 52.36%, और 100 में से 52 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 47.64%। तो हमारी यूनिट सेल सरल घनीय एकक कोष्ठिका में संकुलन क्षमता कितनी हो गई 52.36, यानी परमाणुओं के द्वारा घेरा गया कुल स्थान कितना है 52.36 और खाली स्थान कितना है 47.64%। ये प्रश्न आपसे बहुविकल्पी के रूप में 1 नंबर के रूप में या फिर डेरिवेशन के रूप में पूछा जा सकता है। सेकेंड पॉइंट, फलक केंद्रित यूनिट सेल में, अभी इससे पहले हमने किसमें पढ़ा था, सरल घनीय एकक कोष्ठिका में, अब हम किसमें जानेंगे, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में परमाणु त्रिज्या का निर्धारण कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि जो फलक केंद्रित यूनिट सेल होती है उसमें परमाणु कहाँ होते हैं, कोनों पर, परमाणु कहाँ होते हैं कोनों पर, और कोनों के साथ साथ कहाँ स्थित होते हैं, फलक पर। इस तरीके से हमारे सभी कोनों पर स्थित होते हैं और सभी कोनों के साथ साथ कहाँ स्थित होते हैं, फलक पर, और ये फलक पर इस तरीके से ये फलक पर स्थित होते हैं। तो अब हम इसमें क्या करते हैं कि ये पीछे का पोर्शन ना लेकर के केवल हमें एक पोर्शन ही दिखाना है, तो हम केवल ये वाला सामने का जो हमारा फलक है इस पोर्शन को ले लेते हैं। कितना, किसको ले लेते हैं, केवल इस सामने वाले पोर्शन को। तो इस सामने वाले पोर्शन को अगर हम लेंगे तो वो किस तरीके का दिखाई देगा, कुछ इस तरीके का दिखेगा बच्चों। मान लिया ये हमारा सामने का फलक है, एक यूनिट सेल है, एक यूनिट सेल के सामने का, बिल्कुल सामने का फलक है, और सामने का फलक जो होगा तो उसमें परमाणु कहाँ होंगे, एक तो कोने पर होंगे और कोने के साथ साथ कहाँ होंगे, फलक पर होंगे। एक तो कोने पर होंगे, एक तो कोने पर स्थित होंगे और कोने के साथ साथ कहाँ होंगे, फलक पर स्थित होंगे। एक तो ये कोने पर होगा दोनों, ये दोनों कॉर्नर होगा कॉर्नर पे, और एक बीच में कहाँ होगा, फलक पर। इस तरीके से एक बीच में फलक पर स्थित होगा, दो कॉर्नर पर और एक बीच में फलक पर। ये सामने का फलक है बिल्कुल यूनिट सेल का, पीछे का चित्र मैंने नहीं बनाया, तो सामने का बनाया, सामने दो कॉर्नर पर और एक बीच में। अब हम इस लाइन को यहाँ से मिला देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये वाली जो इतनी ये दूरी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये हमारी किस परमाणु की त्रिज्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक ये वाली दूरी इस परमाणु की त्रिज्या हो गई, ये दूरी,
और ये दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक ये क्या है हमारी 2r, क्या है 2r। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये हमारी इस परमाणु की त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इस परमाणु की त्रिज्या, और इस पूरे परमाणु का व्यास कितना है 2r। अब हम इसको मान लेते हैं, नाम दे देते हैं, तो ये हमारा A हो गया, ये B, ये C, ये D। ठीक है बच्चों। अब हम दिख रहा है कि ये जो घन होता है हमारा समकोण होता है, तो ये A B C एक त्रिभुज बन रहा है। कैसा त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो देखते हैं हम इसमें आगे त्रिभुज। पहले एक पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग कि जो R है क्या है, AC बराबर R प्लस 2R प्लस R, यानी AC बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4R। कितना हो जाएगा AC बराबर 4R, R प्लस 2R 3R प्लस R 4R, यानी A और C के बीच की दूरी कितनी हुई 4R। अब हम ले लेते हैं त्रिभुज AB C में कौन से लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बच्चों? सबको मालूम है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा कर्ण क्या है? AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज जाननी और है कि जो हमारी इसकी भुजा होगी वो कितनी होगी, उसकी हमने माना है A, इसलिए भी माना था A। अच्छा, ये घन है तो भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। तो AC बराबर कितना है बच्चों? 4R, और AB कितना है? A स्क्वायर प्लस BC कितना है? A स्क्वायर। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 16R स्क्वायर, ये 2A स्क्वायर। तो अगर हम इसको R स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें तो 2/A 16, ये 8 हो जाएगा। अब हम इसका अंडर रूट ले लें R बराबर, तो R बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट A स्क्वायर अपॉन 8, A स्क्वायर अपॉन 8। अंडर रूट करेंगे तो कितना वैल्यू आएगी? R बराबर A अपॉन 2 रूट 2, R बराबर 2 रूट 2। अब हम इसको A के सब उसमें लिख लें पदों में, A के पदों में क्या हो जाएगा? 2 रूट 2 अपॉन इधर चला जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 रूट 2 R। तो A बराबर 2 रूट 2 R। ये हमारा संबंध निकल के आता है त्रिज्या के लिए। फलक केंद्रित यूनिट सेल में परमाणु की त्रिज्या के निर्धारण कैसे होगा? ये जो भुजा होती है और परमाणु की त्रिज्या होती है उसके मध्य ये संबंध निकल के आता है। तो हम दोनों संबंध रख सकते हैं, अगर सवाल में हमें जो चीज़ जरूरत रहेगी हम दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं संकुलन क्षमता की। यहाँ पर संकुलन क्षमता, तो FCC में संकुलन क्षमता निकालनी है हमें। ये FCC एक हमारा फलक केंद्रित जो है यूनिट सेल है और इसमें संकुलन क्षमता निकालेंगे। अभी हमने इससे पहले सरल घनिक कोष्ठिका में संकुलन क्षमता निकाली थी। तो सरल घनिक कोष्ठिका में सूत्र था हमारा क्या कि परमाणुओं का आयतन बटे यूनिट सेल का आयतन। परमाणु का आयतन हम कैसे निकालेंगे? तो परमाणु टोटल कितने हैं? फलक FCC है, तो FCC में परमाणु कितने होंगे? 4। और परमाणु कैसा होता है? गोल, और गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 πr³। अब इसके बाद यूनिट सेल का आयतन, तो यूनिट सेल का आयतन हम क्या निकालेंगे? हमारा ए भुजा यूनिट्स किसी भी घन की भुजा क्या है? A, और A बराबर अभी हमने यहाँ पर निकाला है 2 रूट 2 R। तो A बराबर हमारा कितना है? 2 रूट 2 R का क्यूब। ये हमारा हो गया यूनिट सेल का आयतन, भुजा का आयतन। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 74%। कितना आता है? 74%। यानी फलक केंद्रित यूनिट सेल में
जो हमारी संकुलन क्षमता होती है वो कितनी आती है 74%। अगर हम यहीं पर रिक्त स्थान निकालें, रिक्त स्थान, तो रिक्त स्थान हमारा कितना आएगा 100 माइनस 74% इज इक्वल टू 26%। यानी संकुलन क्षमता हमारी कितनी हो गई 74% और 26% क्या है जो हमारा शेष भाग है, रिक्त भाग है, रिक्तियों का स्थान है। तीसरा अंतःकेंद्रित यूनिट सेल। अंतःकेंद्रित यूनिट सेल में हम परमाणु त्रिज्या का निर्धारण कैसे करेंगे, मैंने यहाँ पर एक चित्र ड्रॉ किया हुआ पहले से ही, और इस चित्र में हमने एक बनाई है अंतःकेंद्रित यूनिट सेल, जिसमें क्या होगा परमाणु कहाँ होंगे, कॉर्नर पर होंगे, कॉर्नर के साथ कहाँ होगा एक अंतःकेंद्र में स्थित होगा, सभी कोनों पर स्थित होंगे, कोनों के साथ कहाँ स्थित होंगे एक अंतःकेंद्र पर। तो मैंने यहाँ पर जो डॉट डॉट परमाणु दिखाए हैं, ये बीच वाला जो है ये अंतःकेंद्र पर बना हुआ है, इसलिए छोटा साइज का दिख रहा है, और ये F जो बीच बिल्कुल पीछे वाला कॉर्नर है, मैंने इस कॉर्नर पे परमाणु को लिया है, इसलिए इसको डॉट डॉट से दिखाया है। इस वाले जो हमारा ये वाला परमाणु है, ये इस सामने वाले कॉर्नर के लिए है, इस ए वाले कोने पर ये परमाणु हमारा लगा हुआ है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, जो हमारी ए वाली होगी ये त्रिज्या, ये हमारी क्या होगी r, इस वाले परमाणु के लिए, इस वाले के लिए 2r क्योंकि व्यास के बराबर है, और ये वाले में हमारी क्या होगी r। तो यहाँ पर देखिए इस F कोने से पीछे वाले कोने से आगे वाले कोने के बीच जो हमारी लंबाई होगी वो बीच का क्या कहलाएगी, विकर्ण कहलाएगी। और जो विकर्ण की हमारी लंबाई है AF की लंबाई कितनी है यहाँ पर, तो AF की लंबाई 4r, कितनी है 4r, इसको हम C मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं C, r प्लस 2r प्लस r कितनी हो गई 4r, AF की लंबाई 4r, और 4r हमने क्या मान लिया C। ऐसे ही अभी हम कैलकुलेशन का आसान करने के लिए हम एक यहाँ पर विकर्ण डाल देते हैं, और इस दूरी को हम b मान लेते हैं। ये हमारी दूरी क्या होगी a होगी, ये वाली दूरी क्या होगी a होगी, क्योंकि ये घन की भुजाएं हैं, जो घन की भुजाएं हैं वो a, ये विकर्ण डाल दिया हमने, और विकर्ण को b मान लिया, इस वाले विकर्ण को हमने क्या माना c, ठीक है। तो AF बराबर 4r हमने क्या मान लिया c, 4r बराबर c। तो अब हम क्या लेते हैं, हमने यहाँ विकर्ण खींचा तो हम त्रिभुज लेते हैं EFD, तो त्रिभुज EFD, त्रिभुज EFD में क्या होगा, हमारा कर्ण कौन सा होगा, ये विकर्ण जो हमने डाला है, FD स्क्वायर बराबर EF का स्क्वायर प्लस ED का स्क्वायर, FD का स्क्वायर बराबर ED का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर। तो FD हमारा कितना है B स्क्वायर, B माना है हमने इसको, EF कितना होगा, EF हमारा A होगा क्योंकि भुजा की लंबाई है, A स्क्वायर प्लस ED कितना है A स्क्वायर। तो हमारा B स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2A स्क्वायर। अब B बराबर कितना हो जाएगा √2A, B बराबर B स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर, B बराबर √2A। अब हम चलते हैं त्रिभुज AFD में, त्रिभुज AFD में, त्रिभुज AFD में हमारा कर्ण कौन सा होगा, तो ये बच्चों ये वाला कर्ण होगा क्योंकि हमने ये विकर्ण माना है। तो FD स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर होगा, AF स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस FD स्क्वायर। तो AF स्क्वायर हमारा कितना है C का स्क्वायर, AD स्क्वायर कितना है A स्क्वायर प्लस FD कितना है B स्क्वायर। अब बच्चों देखिए C स्क्वायर किसके बराबर होगा 4r के स्क्वायर के, C स्क्वायर C बराबर कितना है 4r, तो हम यहाँ पर कितना रखते हैं 4r का होल स्क्वायर। A स्क्वायर हमारा A स्क्वायर ही है, B स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2A स्क्वायर, कितनी है 2A स्क्वायर, B स्क्वायर की वैल्यू B स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर हमने यहाँ पर रख दिया। तो 4 यहाँ पर कितना हो जाएगा 16r स्क्वायर बराबर 3A स्क्वायर, कितना हो जाएगा भाई 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर यानी 3A स्क्वायर। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो r स्क्वायर बराबर, या हम A बराबर ले लेते हैं, r स्क्वायर बराबर 3A स्क्वायर अपॉन 16, r बराबर कितना होगा, r बराबर √3A अपॉन 4, √3A अपॉन 4।
अब इसको ए के टर्म अगर ए के टर्म में लिखेंगे तो ए बराबर 4r/√3। तो हमारे ये दो वैल्यूज हमें प्राप्त हो जाएंगी, ये r के टर्म में, ये a के टर्म में। तो r बराबर √3/4 है और a बराबर 4r/√3। तो यहाँ पर हम संकुलन क्षमता भी निकाल सकते हैं। संकुलन क्षमता कैसे निकालते हैं? तो ये हमारे अंतः केंद्रित यूनिट सेल है। अंतः केंद्रित यूनिट सेल में कितने परमाणु होते हैं? 2, एक अंतः केंद्र में और बाकी कोनों पर। तो हमारा 2 गुणे एक गोला है परमाणु, गोले का आयतन 4/3 πr³ बटे हमारी भुजा कितनी है? यूनिट सेल का आयतन बटे यूनिट सेल का आयतन। तो यूनिट सेल का आयतन कितना होगा? 1 और a क्यूब कितना हो जाएगा हमारा? 4r/√3 का होल क्यूब। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 68%। अब 68% हमारी संकुलन क्षमता होगी किसके लिए? अंतः केंद्रित सेल के लिए। अंतः केंद्रित सेल के लिए ये तो होगा संकुलन क्षमता। अगर हम रिक्त स्थान की बात करें तो रिक्त स्थान हमारा कितना होगा? 100 - 68 बराबर 32%। तो इस प्रकार से हम इन सभी यूनिट सेल का सरल घनी कोशिका का, अलग केंद्रित घनी कोशिका का और अंतः केंद्रित घनी कोशिका अंतः केंद्रित यूनिट सेल का हम संकुलन क्षमता और रिक्त स्थान निकाल सकते हैं। इसमें परमाणु त्रिज्याओं का निर्धारण भी कर सकते हैं। इन्हीं सूत्रों, ये सभी जितने सूत्र आपने निकाले हैं, इन सभी सूत्रों के आधार पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, जिनको मैं अगले वीडियो में आपको कराऊंगा।